हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेट संगीत पर। तो फ्रेंड्स, हम आपको पता है 2024 अगस्त का नेट का जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसको सॉल्व कर रहे थे। तो आज उसका लास्ट डे रहने वाला है। आज हम आपका 75 से आगे के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर? तो सभी प्यारे साथी एंड तक बने रहिएगा और बिल्कुल हम आपको आगे और भी चीज़ों को लेकर के आने वाले हैं। आपको यूनिट वाइज MCQ भी लेकर के आएंगे, तो बस आपको बने रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है, क्रियात्मक शोध प्रवृत्ति की विशेषताएं हैं। देखिए, जो क्रियात्मक शोध होता है आपका, उसकी क्या क्या विशेषता है। व्यवहारिकता पर बल दिया जाता है, शैक्षणिक समस्या समाधान असंभव है, विकासात्मक अनुसंधान जरूरी है, तात्कालिक समाधान जरूरी है। देखिए, जब हम कभी शोध करेंगे, ठीक है, रिसर्च करेंगे, तो उसमें क्या चीजें रहेंगी। देखिए, व्यवहारिकता पर बल दिया जाएगा, आपका बिहेवियर पर, ठीक है। शैक्षणिक समस्या समाधान पर बल दिया जाएगा, लेकिन ये संभव होगा, असंभव नहीं होगा। शैक्षणिक समस्या समाधान संभव होगा, इससे जो शोध अपन करेंगे असंभव नहीं होगा। ठीक है, तो असंभव नाम का शोध में कोई चीज़ नहीं होता है। दूसरा, ये आपका गलत हो जाए। विकासात्मक अनुसंधान, बिल्कुल आपका विकासात्मक अनुसंधान रहेगा। तात्कालिक समाधान, ये भी सही है। तो आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, देखिए, फर्स्ट आपका समस्याओं का समाधान, समस्याओं के समाधान में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण रहेंगी। तो देखिए, सामाजिक समस्या आपका, उसका आपको समाधान करने को चीजें हो सकती हैं। शैक्षणिक समस्या, ठीक है, जो हम समस्याओं का समाधान करेंगे उसमें सामाजिक भी समस्या हो सकती है, शैक्षणिक। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, शैक्षणिक समस्या समाधान असंभव है। ये असंभव नहीं, इसको संभव बनाने के लिए ही शोध होता है, इसलिए आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर और हम बात करें आपका, देखिए, इसमें प्रत्यक्ष भागीदारी, ठीक है, प्रत्यक्ष भागीदारी जरूरी होती है। अब ये आपको पता है, शोधकर्ता होता है और जो प्रतिभागी, शोधकर्ता और प्रतिभागी दोनों मिलकर के प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर शोध की कार्य योजना बनाते हैं। सतत प्रक्रिया है। अब इसमें देखिए, सतत प्रक्रिया है। सबसे पहले आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा, उसके बाद आपकी कार्य योजना बनानी पड़ेगी। कार्य योजना के बाद आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा, फिर मूल्यांकन के बाद पुनः मूल्यांकन करना पड़ेगा। देखना तो होगा भाई हमारा शोध कहाँ तक पहुँचा, किस प्रकार से जो हम शोध कर रहे हैं वो सही है या उसका सही चीज़ें नहीं हो पा रही, ये मूल्यांकन करना जरूरी होता है। मूल्यांकन के बाद फिर से मूल्यांकन होता है कि भाई जो हमने चीज़ें की हैं वो बिल्कुल सही है, परफेक्ट है या नहीं। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी एक सतत प्रक्रिया होती है। और भी हम इसमें बात करें तो देखिए, व्यवहारिकता पर बल दिया जाता है, ठीक है, व्यवहारिकता पर बल दिया जाता है। जो क्रियात्मक शोध होता है उसमें व्यवहारिक परिणामों पर जोर दिया जाता है, ठीक है। सहयोगात्मक दृष्टिकोण होता है, लचीलापन, परिवर्तन उन्मुख। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ का शोध में देखी जाती हैं। क्लियर? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे शोध के, देखिए, शोध के सोपान का सही क्रम बताइएगा। परिकल्पना का निर्माण करना, समस्या का चिन्हांकन करना, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, परिकल्पना का सत्यापन तथा निष्कर्ष, आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण। अब आपको देखना है जो शोध के मापन की क्रिया क्या होती है, सही उसका क्रम क्या रहता है। अब देखिए, पहले हम चीज़ों को थोड़ा समझें। फर्स्ट में हमें क्या करना होता है, किसी भी चीज़ पर हमें शोध करना है तो उसका हमें चिन्हांकन करना होगा, उसको चिन्हित करना होगा, पहचानना होगा कि भाई हमें इस पर शोध करना है। तो सबसे पहले समस्या की पहचान आपको ध्यान रखना है। समस्या की पहचान जरूरी है। अगर पहचान ही जरूरी नहीं होगी तो फिर आप शोध कैसे कर पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण आपका होगा समस्या की पहचान, यानी कि समस्या को चिन्हित करना, ठीक है। इसके बाद आप ध्यान देना, इसके बाद आपका हो जाएगा साहित्य समीक्षा। साहित्य समीक्षा, अब देखिए, साहित्य की समीक्षा यानी कि आप ध्यान रखना, हमने कोई एक टॉपिक चुन लिया कि भाई हमने इस पर शोध करना है। उसके बाद हमें ये देखना होता है कि इस पर किन किन लोगों ने शोध कर रखा है और उनका अध्ययन करना, ये समीक्षा होती है। क्योंकि जो पहले से शोध कर रखे हैं उनको देखना, उसके में क्या कमी है, क्या हम उसमें एड ऑन कर सकते हैं, हमारे शोध में क्या चीज़ें न्यू निकल के आएंगी, तो इसका समीक्षा करना दूसरा प्रक्रिया होता है, ठीक है।
इसके बाद तीसरे नंबर पर आपका आएगा उद्देश्य और परिकल्पना, ठीक है, उद्देश्य और परिकल्पना। अब देखिए उद्देश्य, आप इस शोध को क्यों कर रहे हैं, आपका क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य डिफाइन करना पड़ेगा। परिकल्पना, शोध करने से पहले आपको एक अपना पूरा का पूरा कल्पना करना पड़ेगा कि भाई हमें इस प्रकार से चीज़ों को लेके चलना है। तो ये पूरी की पूरी चीज़ें आपकी समस्या से पहले की हैं, ठीक है, जब शोध करेंगे उससे पहले की सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आपका 4 नंबर पर हो जाएगा शोध विधि का चयन, ठीक है, शोध विधि का चयन, शोध विधि का चयन। अब आपको चयन करना है कि किस प्रकार से हमें शोध करना है, क्या क्या इसके लिए चीज़ें रहने वाली हैं, ठीक है। इसके बाद आपने चयन कर लिया भाई हमें इस तरीके से करना है। अब उसका डेटा को स्टोरेज करना है, क्या क्या चीज़ें इसके लिए ज़रूरी हैं, डेटा का संग्रह है, ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें इसके लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। डेटा संग्रह आपने कर लिया, देन आपका डेटा का विश्लेषण करेंगे, डेटा विश्लेषण, आपने डेटा का स्टोरेज कर लिया, ये चीज़ हमें ज़रूरी है, आपने रख लिया। अब उसमें देखना है भाई हमें सब कुछ परफेक्ट है और तो कोई चीज़ की कमी नहीं है। उसके बाद आपका निष्कर्ष और विवेचन, ठीक है, निष्कर्ष और विवेचन, ठीक है, निष्कर्ष और विवेचन पर पहुंचेंगे। 8 नंबर पर आपका हो जाएगा रिपोर्ट लेखन। अब आपको रिपोर्ट लिखना है, आपका निष्कर्ष हो गया, विवेचन हो गया, अब रिपोर्ट आपको लिखना है कि क्या क्या चीज़ें हमें इस प्रकार से रहने वाली, ठीक है। नेक्स्ट आपका उसके बाद प्रस्तुति और प्रकाशन हो जाएगा, ठीक है, प्रस्तुति और फिर उसका प्रकाशन हो जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा क्रम चलता है शोध के लिए, ये चीज़ें आपकी रहती हैं। अब देखिए इसमें इसका राइट आंसर थोड़ा सा ध्यान रखना, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आपको समस्या का चिन्हांकन करना है, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करना है, तो इसका फर्स्ट तो आपका ही हो जाएगा नंबर 1 पर, ठीक है। और इसके बाद आपका परिकल्पना का निर्माण करना है आपको, ठीक है, ये हो जाएगा दूसरे नंबर पर। तीसरा हो जाएगा आपका आंकड़ों का संकलन और विश्लेषण, ठीक है, ये हो जाएगा तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर परिकल्पना का सत्यापन और निष्कर्ष, आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर 4 नंबर पर। तो देखिए क्या रहेगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ये मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बता रखी हैं। देखिए सबसे पहले आपको समस्या की पहचान करनी है, तो फर्स्ट स्टेप पर आपको हो जाएगा समस्या का पहचान करना, ठीक है। उसके बाद साहित्य सर्वेक्षण, तो आपका जो साहित्य सर्वेक्षण है यानी कि आपका समीक्षा आपका यहीं पर हो जाएगा, ठीक है, दूसरे नंबर पर। उसके बाद आपका परिकल्पना का निर्माण करना है, आपको उद्देश्य और परिकल्पना पर पहुंचना है, देन आपको निष्कर्ष निकालना है, ठीक है, निष्कर्ष बाद में आएगा, फिर आपका विश्लेषण उसके बाद में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें आपकी रहने वाली हैं, ठीक है। नेक्स्ट 78 कथन क्या कहता है, रस के आस्वादन भाव के माध्यम से प्रेषक के हृदय में भाव उत्पन्न होता है। देखिए रस का जब आस्वाद होता है यानी रस को हम ग्रहण करते हैं तो भाव उत्पन्न होते हैं। रस तथा भाव में परस्पर आत्मा और परमात्मा का संबंध नहीं होता है, ये आपका देखिए चीज़ को समझना थोड़ा सा। जब हम कोई रस का आस्वाद भाव के माध्यम से प्रेषक के हृदय में पहुंचता है तो ये तो सही है, लेकिन रस और भाव आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध होता है, यानी कि जिस प्रकार से आत्मा और परमात्मा का संबंध होता है सेम उसी प्रकार से रस और भाव का संबंध होता है। ये बिल्कुल आपका गलत है क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है, अगर नहीं होता तो बिल्कुल सही था। तो ए सही है, आर गलत है, ठीक है, ए सही आर गलत, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट कृति के अंतर्गत कौन से रस आते हैं बताइए, श्रृंगार रस, भक्ति रस, शांति रस, करुण रस। तो कृति के अंतर्गत आपका रस कौन कौन से आते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका। देखिए श्रृंगार, जो आयोग ने इसका राइट आंसर माना था, श्रृंगार, भक्ति और करुण, ठीक है, ये आपका इन्होंने माना था श्रृंगार, भक्ति और करुण, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका नेट के लिहाज से, और भी एग्जामों में आपका क्वेश्चन बन सकता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का तीसरा खंड संगीत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आर कहता है, कारण कहता है
विष्णु पुराण के 20वें और 21वें अध्याय में गीत वाद्य ताल संबंधी उल्लेख मिलता है। देखिए जो विष्णु आपका विष्णु धर्मोत्तर पुराण, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करें तो देखिए चीज़ों को समझना। जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है इसमें तीसरा खंड, तो तीसरा खंड है यह आपका संगीत से संबंधित है, संगीत के लिए महत्वपूर्ण है। ये तो आपका हो जाएगा बिल्कुल सही, ये तो आपका सही है। लेकिन जो दूसरा है आर कह रहा है आपका विष्णु पुराण के 20वें और 21वें अध्याय में गीत वाद्य ताल संबंधी उल्लेख मिलता है। तो देखिए इसमें ये गलत हो जाएगा। जो आपका विष्णु पुराण है, तो विष्णु पुराण है इसके 20वें और 21वें अध्याय में नहीं मिलता है, ये उल्लेख मिलता है हमें आपका 18वां और 19वें अध्याय में। ठीक है, 18वें 19वें अध्याय में, 18वें और 19वें अध्याय में हमें गीत वाद्य ताल इनका उल्लेख मिलता है, ना कि 20वें और 21वें अध्याय में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका आर ए सही किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा और बात करें तो जो आपका विष्णु पुराण है इसमें संगीत के 3 स्थान बताए गए हैं। 3 स्थान आपका उर, सिरा और खंड। ठीक, इनको आपको इन्होंने बोला है मंद सप्तक, मध्य सप्तक और आपका तार सप्तक। ठीक है, इन्होंने आपका 3 ग्रामों का वर्णन किया है, 3 ग्रामों की इन्होंने चर्चा की है, 3 ग्रामों की चर्चा की है। 7 स्वर इसमें मिलती हैं, 21 मूर्छना मिलती है। ठीक है, इसके अलावा आपका 40 ताने मिलती हैं। इन सभी का उल्लेख मिलता है। जाति के लक्षण भी इसमें देखने के लिए मिलते हैं। वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी का भी यहाँ पर जानकारी मिलती है। तो जो विष्णु पुराण है इसमें ये सारी की सारी जानकारी देखने के लिए मिलती है। क्लियर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से गायक के गुण हैं बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, गायक के गुण। देखिए गायक के गुण और अवगुण के बारे में थोड़ा सा बात करें। गायक के गुण और अवगुण, तो आप यहाँ पर देखेंगे सारंगदेव जी के अनुसार हम बात करें, सारंगदेव जी ने आपके गायक के 22 गुण बताए हैं और 25 अवगुण बताए हैं। ठीक है, 22 गुण और 25 अवगुण हैं। ये आपका संगीत रत्नाकर में हमें ये जानकारी मिलती है। ठीक है, वहीं पर बात करें भरत जी के अनुसार, तो भरत जी ने आपका 5 दोष बताए हैं गायक के, 5 दोष गायक। ये जानकारी हमें आपका 33वें अध्याय से मिलती है। ठीक है, अब ये तो आपको पता चल गया। अब इसमें हम बात करें गायक के कौन से गुण हैं। ठीक है, तो देखिए जो संदष्ट है आपका, ये क्या है आपका, ये अवगुण है। ठीक है, ये गुण आपका गुण की श्रेणी में। यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन में मुझे मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 5वां भी ऑप्शन कुछ ना कुछ तो होगा, उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा, बट आप समझिएगा संदष्ट आपका अवगुण है। संदष्ट का जो मतलब होता है वो आप समझिएगा। ठीक है, इसमें होता है सत्यता पर बल दिया जाता है। ठीक है, जो अनियमितता है, अनियमितता, इसका मतलब होता है अनुशासन और नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, गायक में अनुशासन और नियंत्रण होना चाहिए। आपका जो सुस्वर, ठीक है, सुस्वर आपको इसको बोलना, सुस्वर, जो सुस्वर होता है इसका मतलब होता है गायक की आवाज़ मधुर और सुरीली होनी चाहिए। ठीक है, गायक की आवाज़ मधुर और सुरीली होनी चाहिए। ठीक है, गतिष्ठ का मतलब होता है गतिशीलता, यानी कि आपका एक अच्छा गायक अपने गायन में स्वर गति की विविधता लाने के लिए आपका अपने प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, गतिशीलता यानी कि वो गतिशील होना चाहिए, कभी तेज़ कभी स्लो, कभी अपने भावों को परिवर्तित करते हुए, इस प्रकार से आपका ये रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपको देखिए यहाँ पर
फोर्थ तो होगा नहीं, अगर फोर्थ आपका इसमें है ये भी गलत, ये भी गलत, और फोर्थ इसमें भी है ये भी गलत, तो आपको ऑप्शन नंबर थर्ड। अब ये ऑप्शन में थोड़ा सा मुझे दिक्कत लग रहा है, बट आप इसी प्रकार से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगीत में गायन वादन तथा नृत्य के समग्र रूप में देखा जाता है। देखिए संगीत में क्या होता है, गायन वादन और नृत्य, ये तीनों चीज़ें रहती हैं, समग्र रूप से रहती हैं, बिल्कुल सही है, ये सही है आपका। संगीत का विभिन्न विधाओं के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल सही है। संगीत का शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, सुगम संगीत के रूप में अध्ययन किया जाता है, ये भी सही है। संगीत विधा एक निश्चित शास्त्र पर आधारित होती है, बिल्कुल। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ये चारों के चारों ही सही है। आप सभी को पता है संगीत आपका गायन वादन नृत्य तीनों का सम्मिलित रूप होता है। इनमें आपका गायन, संगीत के अंतर्गत गायन वादन और नृत्य तीनों का अध्ययन किया जाता है। शास्त्रीय संगीत होता है, उपशास्त्रीय संगीत होता है, सुगम संगीत भी होता है। संगीत विधा एक निश्चित शास्त्र पर आधारित है, तो ये तीनों चारों ही आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, सम्मिलित कीजिए अजराना घराना, लखनऊ घराना, फरुखाबाद घराना और बनारस घराना। तो इसको आपको सम्मिलित करना है, किस प्रकार से चीज़ें रहने वाली हैं। तो देखिए जो अजराना घराना है ये आपका आड़ लय के प्रयोग के लिए जाना जाता है। लखनऊ घराना किनार और शाही का प्रयोग के लिए जाना जाता है। फरुखाबाद घराना गत और इसका चलन का प्रयोग इसमें ज़्यादा रहता है। बनारस ठुमरी और नृत्य का प्रयोग होता है। तो ये बिल्कुल आपका सिक्वेंस सही है। तो क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। 1 2 3 4 यानी कि आपका इसी प्रकार से इसका मिलान रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, कथन बताइए। शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में आज शोध कार्य एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, बिल्कुल सही है। अच्छे पढ़े लिखे लोगों को उपयुक्त काम न मिलने के कारण एक प्रकार की जीविका विषयक गहरी प्रतिद्वंद्विता आती जा रही है और प्रत्येक सुशिक्षित व्यक्ति किसी दिशा में विशेषज्ञता प्राप्त करना चाहता है। तो देखिए कथन आप पढ़िए, पहले कथन को ध्यान से देखिए। शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में आज शोध कार्य एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ये तो बहुत सही है। शोध कार्य, रिसर्च बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पर साबित हो रही है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा हम बात करें आपका जो आर है आपका, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को उपयुक्त काम न मिलने के कारण एक प्रकार की जीविका विषय गहरी प्रतिद्वंद्विता आती जा रही है। तो देखिए ये निगेटिव अपना रोल अदा कर रहा है। काम ना मिलने के कारण, भाई अच्छे पढ़े लिखे लोग होंगे उनको काम मिलना तो जाहिर सी बात है, उनको इजीली मिल जाएगा, तो ये गलत है, ठीक है। ये इसका खंडन कारक नहीं है, तो आपका ए सही, आर गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। निम्नलिखित में से कौन श्रव्य और दृश्य साधन में शामिल है, बताइए। दृश्य आप समझते हैं देखने वाला, और श्रव्य आपका सुनने वाला, ठीक है, सुनना। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। कंप्यूटर, वीडियो टेक्स, वीडियो डिस्क, ओवरहेड प्रोजेक्टर, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तो देखिए आप इसमें ध्यान रखना, कंप्यूटर में आप देखते हैं सुनते भी हैं। वीडियो टेक्स में आप वीडियो देखते भी हैं और उसका आपका सुना भी जाता है। वीडियो डिस्क ये भी आपका हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए टेली कॉन्फ्रेंस ये भी आपका हो जाएगा, जो कॉन्फ्रेंस वगैरह होती हैं। ओवरहेड प्रोजेक्ट ये आपका ये नहीं रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सेकंड। 1 2 3 5, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, सम्मिलित कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सम्मिलित करना है आपको। दादरा, रूपक, कैरवा और तीन ताल में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। देखिए आपका जो दादरा है ये तो आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दादरा आपका 6 मात्रा के लिए हो जाता है, तो आपका फर्स्ट का सेकंड, तो आपका सेकंड हो जाएगा। रूपक में आपका 7 मात्राएं होती हैं, तो आपका थर्ड, ठीक है। कैरवा में आपका 8 मात्रा होती हैं, तो फोर्थ। तीन ताल में 16 मात्रा होती हैं, 1। 2 3 4 1 किस में है, 2 3 4 1 फर्स्ट में ही है। 2 3 4 1 आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है। तो इस प्रकार से आपको मात्राओं के आधार पर इस क्वेश्चनों को सॉल्व करना था। नेक्स्ट, कथन क्या कहता है। कथन कहता है कायदे के अनुसार ही रेले की रचना भी ताल रचना के अनुरूप होती है। कारण कहता है रेला भी अति द्रुत लय में ताल संरचना के अनुरूप बजने वाली रचना है। तो बताइएगा इसका क्या राइट आंसर रहने वाला है। देखिए कायदे के अनुरूप ही रेले की रचना भी ताल संरचना के अनुरूप होती है, ये बिल्कुल सही है।
रेला, रेला भी अति द्रुत लय में ताल संरचना के अनुरूप बजने वाली रचना है। तो बिल्कुल रेला आपका द्रुत लय में बजता है, तो ये और आर दोनों ही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुम्मिलित है, बताइए। सुम्मिलित कौन सा युग्म है। गति एवं रेला का काम महत्वपूर्ण होता है पंजाब घराने में। पेशकार कायदे व रेले का अधिक प्रयोग होता है हजराना घराने में। प्रहार युक्त बोलों की विशेषता होती है आगरा घराने की। रेले का नवीन रूप बनारस घराने में। तो ये आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, बताइए। जो देखिए, जो आपका अजराना घराना है, अजराना घराना, इसमें पेशकार कायदे और रेले का अधिक प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए, आप नेट संगीत के जब पेपर देने जाएंगे तो आपको कथन कारक वाले क्वेश्चन बहुत मिलते हैं और सही जोड़ी वाले। तो इनको मतलब होता है कि आपको बहुत सारी नॉलेज होना चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर पाएंगे। शास्त्रीय संगीत शास्त्र पर आधारित होता है, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस संगीत में लय और ताल के आधार पर स्वर का संयोजन किया जाता है। देखिए, आपका कथन क्या कह रहा है, ये आपका कह रहा है बिल्कुल सही के शास्त्रीय संगीत शास्त्र पर आधारित आपका होता है। ठीक है, इस संगीत में लय ताल के आधार पर स्वर का संयोजन होता है, ये भी सही है। तो आपका ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुम्मिलित है, बताइए। साधारण चक्रधार, फरमाइशी चक्रधार, कमाली चक्रधार, उपशास्त्रीय संगीत। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सुम्मिलित रहने वाला है। देखिए, पहले आप देखिएगा उपशास्त्रीय। उपशास्त्रीय आपका जो टप्पा है ये आपका उपशास्त्रीय होता है। ठीक है, क्या होता है आपका उपशास्त्रीय। तो आप पहले फर्स्ट फोर्थ देखिएगा, फोर्थ आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इन तीनों में आपका है। अब देखिए, इसके अलावा आपको देखना है जो आपका फरमाइशी चक्रधार है, इसमें आपका 12 मात्रा रहती हैं, आधार चक्रधार में 27 मात्रा। तो ये आपका जो कमाली चक्रधार है ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ इसका सही है दोनों। नेक्स्ट, राग परज किस श्रेणी का राग माना जाता है, बताइए। पूर्वांगवादी राग, उत्तरांगवादी राग, सर्वकालिक, प्रातःकालीन राग। देखिए, राग परज के बारे में थोड़ा सा हम समझें चीज़ों को। तो ये आपका परज, इसका वादी संवादी क्या है, वादी संवादी से आप इजीली पता लगाएंगे। तो देखिए, इसका वादी संवादी हो जाएगा आपका तार सप्तक का सा और पंचम। ये तार सप्तक का सा है, ता रे ग म प ध नी और सा। इस प्रकार से आपका रहता है। इसको दो भागों में आपका विभाजित किया गया है, उत्तरांग और पूर्वार्ध। ठीक है, तो देखिए, तारे ग म प, ठीक है, पूर्वांग आपका उत्तरांग। तो तार सप्तक का सा अगर जिस स्वर का, जिस राग का है वो आपका उत्तरांगवादी राग कहलाएगा। उत्तरांग, ठीक है, पूर्वांगवादी, उत्तरांगवादी। तो ये आपका उत्तरांगवादी राग की श्रेणी में आने वाला है। क्लियर, आप सभी को पता ही होगा, जिस राग का वादी स्वर उत्तरांग में होगा उत्तरांगवादी राग, पूर्वांग में होगा पूर्वांगवादी राग। तो इसका तार सप्तक का सा होता है, तो ये उत्तरांगवादी राग की श्रेणी में आता है, उत्तर हो जाएगा उत्तरांगवादी राग। नेक्स्ट, आशावरी राग के विकृत स्वर कौन से हैं, बताइए। अब देखिए, आशावरी राग अच्छे से समझिएगा। आशावरी, आशावरी थाट से है, इसमें आपका गंधार, देहवत और निषाद कोमल लगते हैं, गधनी कोमल लगता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, गधनी कोमल। ठीक है, गधनी इसका कोमल हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट, कामुद कौन सी जाति का राग है, बताइए। कामुद कौन सी जाति का राग है। वक्र संपूर्ण, साड़ब ओड़ब, ओड़ब ओड़ब, ओड़ब संपूर्ण। देखिए, जो कामुद है आपका ये वक्र संपूर्ण जाति का है। थोड़ा सा बात करें कामुद के बारे में, तो इसका ठाठ कल्याण हो जाएगा, पता है आपको, मध्यम तीव्र लगता है। वादी संवादी पर्य हो जाएगा। समय, इसका गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर। क्लियर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वक्र संपूर्ण। निम्नलिखित में से उत्तरांगवादी राग कौन सा है, बताइए। अड़ाना, आभोगी, कलावती या किरवाणी।
देखिए अड़ाना, आबूगी, कलावती या कृपाण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अड़ाना। ठीक है, अड़ाना आपका आसावरी से है, आसावरी थाट से है। सापा इसका वादी संवादी है, तार सप्तक का सा है, इसलिए आपका यह उत्तरांगवादी राग की श्रेणी में आएगा। ठीक है, जाति साड़प संपूर्ण। अब साड़प में आपका 6 स्वर और लग रहे हैं, तो आपको गंधार इसमें वर्जित हो जाता है। ठीक है, गंधार वर्जित रहता है। नेक्स्ट, कल्याण, बिलावल और खमाज स्वर की दृष्टि से किस वर्ग में समाविष्ट होते हैं, बताइएगा। कल्याण, बिलावल और खमाज, कोमल गनी वाले राग, शुद्ध रेदा वाले राग, कोमल रेदा वाले राग, संधि प्रकाश राग। देखिए कल्याण में क्या होता है, ध्यान रखना। तो कल्याण राग है आपका, इसमें मध्यम तीव्र लगता है। बिलावल में सभी शुद्ध लगते हैं। ठीक है, सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। और खमाज में आपका खमाज नी कोमल लगता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर देखना है, देखिए कोमल गनी वाले राग, देखिए इसमें कोमल गनी, इसमें निषाद तो कोमल है लेकिन ग कोमल इसमें एक में भी नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा गलत। शुद्ध रेदा वाले राग, बिल्कुल इसमें सभी में शुद्ध रेदा लग रहा है, तो ये सही है। कोमल रेदा वाले राग, तो कोमल रेदा भी इनमें नहीं है, ये भी गलत। संधि प्रकाश राग, संधि प्रकाश राग समझते हैं जिनका जो कोमल रेदा जिन रागों में यूज होती हैं, यानी कि सुबह वाले राग, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका शुद्ध रेदा वाले रागों की श्रेणी में इनको रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा, साम गायन के लिए कितने स्वरों का प्रयोग किया जाता है। देखिए साम गायन के लिए आप सभी को पता है 4, 5, 6, 7 या फिर 8, बताइए। देखिए साम गायन में पहले की अगर अपन बात करेंगे, अगर इसमें 3 ऑप्शन होता तो हम आपका 3 लगाते। पहले आपका 3 था, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है, बाद में इनकी संख्या बढ़कर के 4 हुई, 4 से 5 हुई, 5 से आपका 7, यानी कि आपका ये वैदिक काल में ही 7 स्वरों में गायन होने लगा था। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड हो जाएगा 7 स्वर। ठीक है, बात करेंगे आपका कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र, अतिस्वर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे मध्यम, ग, रे, का हो जाएगा। ठीक है, नी, ध और प। इस प्रकार से आपका सामगान सातों के सातों स्वरों में आपका यूज होने लगा था। इसका क्रम आप देखेंगे तो अवरोही क्रम इसका रहता है। ये भी क्वेश्चन आपको बनता है कि सामगान में स्वरों का कैसा क्रम था, तो अवरोही क्रम था। ठीक है, अवरोही क्रम। क्लियर। नेक्स्ट, प्रारंभिक चरण में वैदिक मंत्रोच्चारण के लिए किन 3 स्वरों का प्रयोग किया जाता था। देखिए प्रारंभिक में आपका उदात्त, अनुदात्त स्वरित था। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त की अगर बात करें तो ये आपका ऊंचे स्वरों का था। अनुदात्त नीचा स्वर था और स्वरित आपका मध्य वाला, यानी कि आप समझते हैं तार सप्तक वाला हो जाएगा, तार सप्तक। ठीक है, ये आपका मंद सप्तक। ठीक है, उदात्त को अनुदात्त को मंद सप्तक और स्वरित को आपका मध्य सप्तक। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर इसका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वैदिक स्वर का अंतिम स्वर क्या था, बताइए। वैदिक स्वर का अंतिम स्वर तो अभी मैंने आपको बता दिया है, कृष्ट। देखिए कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र और अतिस्वर। ठीक है, तो आपका अतिस्वर इसका अंतिम स्वर था वैदिक स्वर का। क्लियर। तो इस प्रकार से अगर आपसे कभी पूछे तो देखिए पंचम आपका लास्ट था। अगर ऐसे पूछ लिया है सारेगामा पधनी में से कौन सा लास्ट था, तो पंचम। इस प्रकार से आपका अतिस्वर इसका लास्ट आंसर हो जाएगा। अनुष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं, बताइए। 28, 32, 36 या 40। देखिए ये छंदों से क्वेश्चन बनता है। नेट में एक चीज़ का ध्यान रखना, नेट में आपका रस से क्वेश्चन बहुत बनता है और छंद से। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 32। इसको थोड़ा सा अगर अपन समझें, देखिए जो आपका अनुष्टुप छंद है इसका प्रयोग रामायण महाभारत में होता है। रामायण और महाभारत जो महाकाव्य है ना, महाकाव्यों में होता है, इसे ध्यान रखना, महाकाव्यों। अब देखिए
इसमें आपका 4 लाइनें होती हैं, ठीक है, 4 लाइन होती हैं, 4 लाइन होती हैं, प्रत्येक लाइन में 8 अक्षर होते हैं। अब जब 4 लाइन है, प्रत्येक लाइन में 8 अक्षर हैं, तो 4 × 8 बराबर में 32 इसके अक्षर हो जाएंगे। तो इसके कुल अक्षर 32 आपको इस प्रकार से निकल के आता है, ठीक है। नेक्स्ट, साम की कितनी ऋचाएं ऋग्वेद में नहीं ली गई हैं, बताइएगा। तो देखिए 91, 80, 75 या फिर 64। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 75, ठीक है। 75 ऐसी ऋचाएं हैं जो कि सामगान में नहीं ली गई हैं। तो इस प्रकार से आपका जो अगस्त 2024 वाला नेट का जो पेपर था, ठीक है, उसको हमने आपका 4 पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हम आपके लिए एग्जाम से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जो कि आपका यूनिट वाइज रहेगा। तो ये जो यूनिट वाइज क्वेश्चन मैं लेकर के आने वाला हूँ, ये सभी के लिए अच्छा रहने वाला है, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी, EMRS की भी, SNBS किसी भी, क्योंकि आपको यूनिट वाइज चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो आपको एक क्रम में सारी की सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से आपको रिविजन में हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा सेशन, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। और हमने अगस्त 2024 का कंप्लीट पेपर यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, और आपको आइडिया लगा होगा कि कैसे क्वेश्चन आपका नेट में पूछे जाते हैं। अगर आप आगे की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये लेवल रहता है और इस लेवल के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करना है, और आगे हम बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे, तभी हम चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे, नेट के एग्जाम को निकाल पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को अपने सभी यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे भी आपको चीज़ें मिलती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।